कल हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में बात करी थी, आज थोड़ा बहुत प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करके स्फेरिकल मिरर पे शिफ्ट करेंगे अपने लेक्चर में। देखो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बट बेसिक सा आइडिया सुन लो प्लेन मिरर का, कि अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं एंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री मान लेते, चलो अभी के लिए, ये मिरर M1 और ये मिरर M2, और हमने इसको ना एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ठीक। हमसे बोला जाए कि बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाली है। वैसे तो सिंपल सा फंडा होता है क्या, कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है ना, उसके लिए आप क्या करो, एक इंटीजर काउंट कर लो n का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। जैसे इस केस में बोलो कितना एंगल है 90, तो 360 डिवाइडेड बाय 90 बोलो कितना 4। अब इस केस में तो n एक इवन नंबर आ गया, तो जरूरी थोड़ी ना हर केस में n इवन नंबर आए, ओड भी आ सकते हैं। तो फिर क्या करें, अब n को चेक करो कि अगर n इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी कैपिटल N इज व्हाट, नंबर ऑफ इमेजेस, वो बनेगा कैपिटल N, दिस इज इक्वल टू छोटा n माइनस 1 अगर इवन आता है, ठीक है। अगर ओड आता है तो इफ n इज ओड, तो इसमें दो केसेस देखेंगे आप लोग, कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं एंगुलर बाइसेक्टर पे तो नहीं है। अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे है तो, और एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं है तो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट angular bisector and if object is not at angular bisector, देखो अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं है तो जो छोटा n है वही नंबर ऑफ इमेजेस है, और अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे आ गया तो जो ये वाला आंसर था वही वाला इसका आंसर होगा n-1। सिंपल फंडा है। अब अगर हम बात करें कि थोड़ा बहुत आइडिया कैसे मिलना चाहिए कि कैसे इमेजेस बनेगी, ये तीन इमेजेस कैसे बनेगी, जैसे इस केस में कितनी बननी चाहिए, तीन बनती हुई है तीन। देखो कैसे, सिंपल सी बात बताओ, क्या इस M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ की मान लो ये दूरी x है या y मान लेते हैं, हाँ, और ये दूरी x मान लेते हैं, तो पहले इस मिरर को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, M2 को कौन रखा हुआ है M1 से जितना दूरी पर होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी, पक्की बात है। तो पहले तो एक इमेज तो डायरेक्ट बना दी हम लोगों ने, लेट्स से ये O है, ये I बन गया, एक इमेज यहाँ पे बन गई हमारे पास, दो तो बन गई। अब बात ये आई कि तीसरी इमेज कहाँ से बनी, देख ध्यान से देख, इसमें से एक ही रे थोड़ी ना निकल के जाएगी, कितनी निकल के जाएंगे, इनफाइनाइट। तो एक रे तो मान लो सीधी आई, सीधी चली गई, एक रे किसी एंगल पे भी तो आएगी, जब ये किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पे नॉर्मल एंगल आई एंगल आर वाला फंडा बनाओ, फिर ये टकरा के जाएगी। अब जो ये टकरा के जाएगी तो ये कहां से आती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं एक और इमेज बनती हुई दिखाई देगी, बात समझ में आ रही है। तो इसके कारण वो वाली इमेज और इसके देखो अब क्या होगा, इस इमेज के लिए लेट्स से I1 के लिए O कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट, और I2 के लिए O कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ रही है। अब जो तीसरी इमेज बनेगी ना, उसके लिए I1 और I2 दोनों ही क्या बिहेव करते दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी जो कि इनके दोनों के कारण कोइंसाइड करने वाली है, और वो दोनों कारण क्या होगा भाई, यहाँ से ये रेज आएगी, ये यहाँ से टकराई, फिर यहाँ से टकराई, एक और रे निकाल दो किसी भी एंगल पे I, फिर एंगल R, फिर ये, तो ये दोनों रे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी ना, जहां पर भी कोइंसाइड करेगी वही इमेज बनेगी। यानी इस इमेज के लिए I के लिए I1 एंड I2 दोनों के दोनों कैसे बिहेव करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि दो प्लेन मिरर्स है हमारे पास, ठीक है बच्चों, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है। यहां से ये M2 मान लेते हैं और ये M1 मान लेते हैं। यहां से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। बोला गया M1 से 3 इमेजेस, M1 से 3 इमेजेस कौन कौन से डिस्टेंस पे बनने वाली है, वो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो। फर्स्ट 3 इमेजेस, ऐसे तो मल्टीपल इमेजेस बनने वाली है, बट पहली 3 इमेजेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो देख कैसे करेंगे हम। सिंपल बात कर, अभी भूल जाओ 2 मिनट के लिए M2 है, भूल जाते हैं, तो कौन है M1 के लिए कितनी दूरी पर है 2, तो इसके लिए इमेज कितनी बनेगी 2 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये समझ में आ गया। बट जब ये इससे इमेज बनेगी तो यहाँ से बहुत सारी रेज जाएंगी, ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद इस पे भी आएगी, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, बात ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये समझ में नहीं आया, समझ में पक्की बात। अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो देखो 8 + 2 10 और 2 12, इसके लिए 12 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से कितने 12 सेंटीमीटर नहीं आया, पक्की बात है। तो देखो इसके लिए एक इमेज तो कहाँ पे बनी 2 सेंटीमीटर, और एक इमेज कहाँ पे बनी 2 और 8 10 और 12 22, एक इमेज 22 पे भी बनने वाली, नहीं आया समझ में। अरे बोल भाई। अब इसके लिए देख, इसके लिए जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये कितने पे बनेगी 8, पक्की बात है। अब जब यहाँ से रेज निकलते हुए आएंगी तो ये जाके इसमें भी तो टकराएंगी, तो इसके लिए ये कैसे बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज बनाओ कहाँ बनेगी 2 और 8 10 और 8 18 है, तो 18, तो वो 3 इमेज कौन कौन सी बनी, एक तो 2 सेंटीमीटर पे बनी, एक 18 सेंटीमीटर पे बनी, और एक 22 सेंटीमीटर पे बनी, नहीं है समझ में। सिंपल सा फंडा है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, अपना आप दिमाग में लगाना, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, भूल गए तो इसके लिए बस ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनाओ। बट सर जब यहाँ से रेज निकल के जाएंगी ना, तो देखो इनमें ये तो आगे तो नहीं मिलने वाली, तो टकरा के आएंगी कहीं ना कहीं, ये जब टकरा के आएंगी तो ये इस मिरर पे कोइंसाइड करेंगी भाई, तो इस मिरर को कहां से आती दिखाई देंगी, तो इस मिरर के लिए ये जो इमेज बनी M1 के कारण ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, बात समझ में, क्योंकि ये सारी की सारी रियल रेज है बेटा, कोई भी वर्चुअल रेज नहीं आ रही है, तो सारी रियल रेज आपका रिफ्लेक्शन फिनोमेना कर सकती है, एंड सो ऑन, ऐसे वाइस वर्सा चलती चली जाती है। हमसे पहले 3 पूछी गई है, तो पहले 3 बता दो कौन कौन सी भी आई थी अभी 2 18 और 22, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया, बात समझ में। अभी ये याद रखो बस कि अगर मेरे पास 2 मिरर है जो कि किसी भी एंगल थीटा पर कोइंसाइड है, मतलब इंक्लाइंड है, तो उनके बीच में बनने वाली इमेजेस के बारे में कैसे पता लगेगा। सिंपल फंडा कि थीटा एन निकाल लो, एन कैसे निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय जो भी इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है थीटा। अगर एन की वैल्यू हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर एक इवन आएगा या ओड आएगा, तो इवन आएगा तो n-1, ओड आएगा तो ये चेक करो कि जो ये ऑब्जेक्ट है कहीं एंगुलर बाइसेक्टर पे तो नहीं रखा हुआ, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब जो थीटा उसका हाफ, अगर नहीं रखा हुआ तो जो भी n आया वही आंसर है, रखा हुआ है तो n-1, यानी इसका आंसर और इसका आंसर दोनों मैच कर देंगे, बात समझ में, पक्की बात। अब इसमें बात तो हम ऑप्टिकल काइनेमेटिक्स की भी कर सकते हैं कि हम इधर से इमेज को भगा रहे, ऑब्जेक्ट को भगाएंगे, इमेज भगती हुई दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट को रोक देंगे, मतलब मिरर को भगाएंगे, तो भी बहुत सारी इसमें पीएचडी कर सकते हो। ऑप्टिकल काइनेमेटिक्स जब हम स्फेरिकल मिरर कर लेंगे ना, साथ के साथ दोनों को एक साथ ही करा दूंगा, बात समझ में। अब इसमें हम बात करते हैं आपके पास कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर क्या होती है। ये तो प्लेन मिरर के बारे में बात कर ली, अब स्फेरिकल मिरर के बारे में बताओ। एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में हम किस तरफ कोटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना नेचर चेंज कर देता है। जल्दी बताओ, गाड़ी में कौन सा शीशा लगा हुआ होता है, और जो ये मेकअप आर्टिस्ट होते हैं डेंटिस्ट के पास, अगर मेट्रो स्टेशन पे गए हो तो कौन सा शीशा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, मतलब अगर मेरे सामने 2 कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे एक तो हाथ लगा के देख सकते हैं, एक बाहर की तरफ होगा और एक अंदर की तरफ होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है चम्मच, है ना, चम्मच का ऊपरी वाला पार्ट देखो और अंदर वाला पार्ट देखो, एक कॉन्केव की तरह बिहेव करता है और एक कॉन्वेक्स की तरह। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें 2 दीवार पे 2 शीशे लगे रखे, बिना हमसे बोला जाए कि बिना टच करे बताओ कौन कॉन्केव है कौन कॉन्वेक्स है, एक में इमेज छोटी और एक में इमेज बड़ी होगी, पूरा एरिया कवर कर, नहीं पूरा एरिया भी उस क्या करते हैं हम जनरली ऐसे केसेस में ना, मिरर नहीं अपसाइड डाउन, सुनो तो सही, वो ठीक है अपसाइड डाउन आती है एक केस में,
बट कॉन्केव में ना एक केस और आता है, चुपचाप है ना उसके पास जाके खड़े हो जाओ मिरर के पास। हाँ बिल्कुल, पास का मतलब बताऊंगा अभी क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर हम उसके पास चले गए, दोनों के पास चले जाओ आप, तो एक में आपको छोटी इमेज दिखाई देगी, एक में आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी। जिसमें मैग्नीफाइड दिखाई देगी वो कॉन्केव, जिसमें छोटी दिखाई देगी। तो हमें जो गाड़ियों में यूज करना होता है वो ऐसा कि पीछे वाले जो ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, वो बड़ा दिखाई दे या छोटा दिखाई दे, तो कौन सा यूज करेंगे। और जब मेकअप आर्टिस्ट या डेंटिस्ट यूज करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं जब मेकअप करते हैं तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको भी स्ट्रीमलाइन करना होता है, तो उनके लिए कैसा मिरर चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है, एग्जैक्टली। बात समझ में। तो आप बहुत बेसिक सी चीजें करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्या फोकल लेंथ होती है, क्या रिलेशन होती है, और कब कब हमें कुछ जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में रूल्स पढ़े थे कि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जानी चाहिए, फोकस। ये कुछ जगह तक वैलिड होती है, हर जगह इसकी वैलिडिटी नहीं, वो चेक कर। बेटा जो चीजें आती है ना उसमें जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्फेरिकल मिरर, मान लो ये हमारे पास एक ग्लास पेयर है, ठीक, इसका सेंटर यहां पर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका कहलाया जाता है रेडियस, ठीक। अब बात ये आती है कि हम इसमें मेटल की कोटिंग किधर करते हैं। अगर अपन इधर कर देंगे तो बताओ कौन सा मिरर बना, और इधर कर देंगे तो पक्का, ठीक है। इस मिरर का जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम पोल। अब कोई भी एक एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाए, ऐसे एक ही एक्सिस पॉसिबल होगी, बस एक ही एक्सिस पॉसिबल होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो पोल से निकलते हुए जाए, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कहां तक फैली जाती है, इनफिनिटी। तो ये भी पोल और ये भी पोल, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि सबसे पहली बात क्या करते हैं कि जब भी कोई लाइट को इंसिडेंट करेंगे हम लोग, वो लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो इस वाले से इस वाले मिरर के लिए लेट्स से इसका नाम M1 डाल देते हैं और इसका M2। तो ये बताओ मिरर के लिए, इस M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को कहां खड़ा होना पड़ेगा, इधर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ है। जब इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ है ना बच्चों, तो इसमें ऐसा कोई नोमेनक्लेचर है ही नहीं, बेचारे की एक ही पोजीशन पॉसिबल होती है। तो इसमें तो कहीं पे भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, एक ही इमेज बनती है, इधर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, डिमिनिश बनती है, एक ही फीचर है इसमें, कोई ऐसा नोमेनक्लेचर नहीं है। इसमें बहुत सारे नोमेनक्लेचर आ जाते हैं, रीजन समझ में आता है क्योंकि देखो एक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये डिस्टेंस होता है रेडियस, और रेडियस का हाफ फोकल है, फोकस। तो इसमें बहुत सारे केस बन जाते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखें तो, फोकस पे रखें तो, बियॉन्ड फोकस रखें तो, सॉरी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तो, इन्फिनिटी पे रखें तो, बिटवीन एफ एंड पी पे रखें तो इसमें 5-6 केसेस चलते हैं, 6 केसेस चलते हैं बेसिकली। तो इसमें अलग अलग नोमेनक्लेचर चलने वाला है। अब मेरी एक बात बताओ, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी ये बहुत सारी चीजें पढ़ी है, क्या इसके 6 के 6 केसेस आते हैं? यस सर। एक बार रिपीट करेंगे। हाँ, कॉन्केव के केस में बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से आने वाली सभी की सभी रेस कैसे दिखाई देती है? पैरेलल। कैसे दिखाई देती है? और कोई भी रेस अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी रे फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, रीजन समझो क्यों 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 ऐसा होता है। देखो बच्चों, हमें सबसे पहले बोला गया कि मान लो एक रे इंसिडेंट करा दी गई है, मान लो ये एक रे इंसिडेंट करा दी गई है मैंने, इधर तो होगी नहीं, यहां से कराते हैं। हाँ, ये एक रे को हमने इंसिडेंट कराया। अब जहां पर भी इंसिडेंट कराते हैं ना, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। अब प्लेन मिरर के केस में नॉर्मल ड्रॉ करना तो बहुत आसान था कि कहीं पर भी है 90 डिग्री का एंगल बना दो, नॉर्मल बन गया। इस केस में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करो उस पॉइंट पर, इस टेंजेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो यू विल रियलाइज कि वो जो नॉर्मल होगा ना बच्चों,
वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करते हुए जाएगा। तो जब भी स्फेरिकल मिरर आती है, जब भी तो नॉर्मल ड्रॉ करने का क्या तरीका है, एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। उस पॉइंट पे जहां पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, मान लो ऐसे लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे तो हो गई। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना, तो क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यही क्या कहलाया जाएगा, सारे बोलो। तो देखो ये जो ऑप्टिकल एक्सिस थी, जिसको हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी तो कहां से पास होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, सारे बोलो ना। अगर कोई रे नॉर्मल पे ही इंसिडेंट करा रहा हूं, तो एंगल आई, तो एंगल आर भी क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू। अगर मेरा नॉर्मल भी यही है और इसी पे मैंने लाइट को इंसिडेंट करा दिया, तो एंगल आई की वैल्यू, तो एंगल आर भी। यानी अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, तो वो उसी को रिट्रेस करने वाले, नहीं आया समझना। किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए 4 गोल्डन रूल है, बस आपको जो याद रखने हैं। वो कौन कौन से, कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, सारे बोलो, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, और वाइस वर्सा भी ठीक है, कि अगर ये फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, समझ में आया। 2, तीसरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है कैसी भी डायरेक्शन में, वो हमेशा उसी को रिप्लेस करने वाले, रीजन समझ में आया, क्योंकि यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट है, तो एंगल आई की वैल्यू, तो एंगल आर भी नहीं आया समझ में। और तीसरा, चौथा रूल, अगर कोई भी रे एंगल हो, एंगल आई क्यों बोलो, क्योंकि यही नॉर्मल है बाबा, ये इंसिडेंट रे है, तो एंगल आई है, तो एंगल आर भी, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू। 4 गोल्डन रूल समझ में आने चाहिए, बात समझ में आई। बट आज का विषय ये नहीं है, ये तो हमें सबको समझ में आता भी है। अब याद करो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ हो, तो इंफिनिटी से आने वाली रेज कैसी दिखाई देती है, पैरेलल। अगर पैरेलल रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पर इमेज बनाएगी, यानी इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो इमेज कहां पे बनेगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है। और ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने देखे भी होंगे। ये तो मिरर के बारे में बात करें, लेंस में आप लोगों ने देखा भी होगा, वो आग लगाते जलाते भी हो आप लोग। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हो, उस पे सन की रेज आती है, डाइवर्ज करके बहुत छोटे से पॉइंट लगाते हो, है ना। कई बार किसी के पीछे लगा के निशाना है, बेटा देखो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पेपर वगैरह में आप लोगों ने लगाया, बहुत सारे लड़के करते हैं ऐसा, कॉन्वेक्स लेंस लेके उस पे अलमीरा वो खिड़की पे बैठ जाते, ले भाई देख 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 बेटा धुआं निकल गया। होता है, मैंने बहुत किया ऐसे। प्लेन मिरर रहेगा तो आपके लिए हुआ, प्लेन मिरर में तो घड़ी में बैठ जाओ, घड़ी में रिफ्लेक्शन आते रहते हैं, वैसे लेंस लेके भी कर लेते हो। चलो कोई नहीं, आप अभी छोटे बच्चे हो ना, कर लोगे आप आज। सुनो, एक तो ये हो गया। एक अगर बियॉन्ड सी रखते हैं, तो इमेज क्या बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, हाँ, एट सी, at C, between C and F, beyond C, at F, infinity, between F and P, on the other side of the mirror, magnified बनेगी, virtual बनेगी। इसमें एक ही केस है कॉनकेव में जहाँ virtual बनेगी, बाकी रेस्ट पांचों के पांचों केसेस में रियल बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी। कराऊंगा वो भी, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ। अभी जो आज का विषय ना वो समझो, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो फोकस से पास होके जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर केस में नहीं होता। एक तो वो प्रूव करा रहा हूं। दूसरी चीज, आपने ये तो बोला आर, और आपने एफ और आर में रिलेशन भी निकाला, ये भी हर रेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता बेटा। ये दोनों ही छोटा सा प्रूफ है, वो देख लो कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स ग्लास है, ठीक है, और 2 मीटर इसका रेडियस मान ले। पहले बताओ 2 मीटर कितना बड़ा है। अगर मैं 2 मीटर का एक ग्लास लूं, 2 मीटर बेसिकली 4 मीटर का डायमीटर हो गया, तो 1 2 3 4, मतलब बहुत बड़ा मिरर बनने वाला है। पहली बात तो ये। अब हमने ये कॉन्वेक्स बोला है, अब सब बच्चे थोड़ा रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मैथ्स है, ज्यादा नहीं है। इसको ओरिजिन मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं,
ठीक है, हमने बोला कि यहां से 1 मीटर की दूरी पर एक रे इंसिडेंट कराई गई, ठीक। अगर ये रेडियस 2 मीटर का है तो फोकस बोलो 1। अभी सुन लेते, अभी देख लेते हैं, है ना। तो फोकस कितनी दूरी पर आया बेटा? 1,0। ऐसे क्या देख रहे हो? अबे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, ये पोल बना बे, ठीक। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जानी चाहिए? ऐसा लगेगा हमें। चलो हमने मान लिया कि मान लेते कि ये ऐसे जा रही है और ये टकरा के वापसी चलेगी। मेरे से ये बोला गया कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मुझे ये लिखना है बच्चों, ठीक। तो सबसे पहले क्या करें, जहां इंसिडेंट हुई है वहां नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल बनाने का तरीका बोलो। सेंटर से रेडियल लाइन ड्रॉ कर दो। तो सेंटर से अगर मैं ये रेडियल लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या ये नॉर्मल बना? ये एंगल आए इंसिडेंट के साथ, ये एंगल आ रिफ्लेक्टेड के साथ, यहां तक कोई दिक्कत? जो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट का स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहता है? आराम से सुना बिल्कुल। यहां से 2 रिजल्ट प्रूव कराऊंगा बस, फिर पूरे थ्रू आउट जो हमारी वो रहेगी ना ऑप्टिक्स, उसमें आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी कि हाँ सर ऐसा होता है, बस। और कुछ लॉजिक नहीं इसका। एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, परफेक्ट है। अब ये दूरी कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। अब 2 मीटर व्हाटएवर जो भी है 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन, अगर मुझे ये एंगल थीटा पता लग जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा ये आई के बराबर है? और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यानी ये एंगल कितना है? 2 थीटा। नहीं आया समझ में? और अगर मुझे 2 थीटा पता लग जाए तो याद करो स्लोप कैसे निकालते थे? tan थीटा। हॉरिजॉन्टल से ग्राफ कितने एंगल पर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्लोप कैसे निकल जाएगा? m दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। नहीं आया ना। मेरा सबसे पहले मोटो क्या है? थीटा की वैल्यू निकालनी। थीटा निकाल सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से देख, 1 मीटर। ये कितना है? तो ये भी कितना होगा बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये थीटा, तो ये बना बेस, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा निकालो। साइन थीटा कितना बना? 1/2। तो थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, तो m की वैल्यू tan 60। नहीं आया समझ में? यहां तक बताओ कोई दिक्कत? क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है? इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। ये तो निकालना है स्ट्रेट लाइन। तो चलो m तो आ गया मेरे पास। अच्छा एक बात और बताओ, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं क्या हम लोग? देखिए 30 डिग्री आ गया, तो ये 2 का ये कंपोनेंट 2 cos 30, ये कंपोनेंट 2, ये तो 1 ही आ जाएगा क्या, है ना? ये तो 1 ही आ गया वैसे भी। 2 cos 30 बोलो, 2 into √3/2। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए √3, 1। परफेक्ट। अब जो इस इक्वेशन लिखनी है मुझे, कहीं पे भी एक पॉइंट मान लो x, y, 2 पॉइंट फॉर्म अगर यूज किए हो कभी मैथ्स में, तो देख ये 2 पॉइंट्स मान लिए मुझे x और y में तो इक्वेशन चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप भी इसी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है बाबा जी, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है? सेम। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस बाय x2 माइनस। आ जाओ जल्दी करो, स्लोप निकालो। y - 1 बाय x - √3, और ये किसके बराबर है? √3। रखो यहाँ पे इक्वेशन। तो y - 1 दिस इज इक्वल टू x √3 - 3। y और x में इक्वेशन आगे देख, y = x √3 -2। परफेक्ट। यस सर। अब सुनो, अगर हमारी वो लॉ को फॉलो कर रहा है, कौन सी? कि पैरेलल है, कहां से जाएगी? फोकस। तो फोकस तो यहां बोला गया ना 1,0 पे। पुट करके देख, x की वैल्यू को 1 पुट करके देख, y 0 आना चाहिए, अगर इसको वैलिड है तो ये
वैलिडिटी ऐसी तो चेक करते ना, एक को पुट करके देख लो, दूसरा पॉइंट आना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 0 पुट करके देख, x की 0, क्या y बना रहा है क्या? नो सर। तो ये लो हर किसी के लिए एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा ये प्रूफ, यानी अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूं तो x1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, ये तो परफेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ कहीं लोचा है। हाँ वो लोचा सुन लो क्यों होता है। जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, पॉइंट नंबर 1। और ये वाला, ये दोनों लॉज जो है ना ये वैलिड है किसके लिए? पैरा एक्सियल रेज के लिए। किसके लिए? अब आपने ना कभी भी जब भी ऑप्टिक्स स्टार्ट की होगी तो हर टीचर ये बोलते हैं कि बच्चों जितना भी मिरर लेंगे, लेंस लेंगे ना, सबका अपर्चर छोटा लेके चलेंगे। अपर्चर क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक मिरर है, तो ये ए और ये ए डैश, दिस इज अपर्चर, बेसिकली ओपनिंग। हम बनाने के लिए कितना भी बड़ा बनाए, क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाना होता है आपके लिए, बट रियलिटी में जब भी आप ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे तो ये अपर्चर छोटा होना चाहिए। अब इस अपर्चर का मतलब कैसा, जितना छोटा अपर्चर रखेंगे उतनी पास रेज जाएंगी। बड़ा रखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे भी जाएंगे और ऊपर भी हिट करेंगी। अब देख यहाँ पे देख, ये 1 मीटर का डिस्टेंस, कोई छोटा डिस्टेंस नहीं होता। तो ये रेज बोली जाती है मार्जिनल रेज। क्या बोली जाती है? मार्जिनल रेज। तो ऑप्टिक्स की जितनी भी स्टडी है वो मार्जिनल रेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जिसके लिए पढ़ते हैं वो कौन है? पैरा एक्सियल रेज। और पैरा एक्सियल रेज कौन सी रेज होती है? जो बहुत पास होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आई टेल यू, देखो मान लो ये मेरे पास एक मैंने मिरर बनाया, ठीक है बच्चों, आराम से सुन, बिल्कुल तसल्ली से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने एक रे ये निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे मैंने ये निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। खुद सोच के देख इनमें से कौन सी मार्जिनल है, कौन सी पैरा एक्सियल है? ऊपर वाली मार्जिनल, नीचे वाली। अभी एक चीज और निकाल लो, यहाँ पे ना नॉर्मल ड्रॉ कर, सही है? ये एंगल बना I, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर, ये एंगल बना I2, ये बना I1। I1 और I2 में बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो पैरा एक्सियल रेज वो रेज होती है, और ये इसके लिए नहीं है बच्चों, ये चाहे हम रिफ्लेक्शन पढ़े चाहे हम रिफ्रैक्शन पढ़े, वी आर डीलिंग विद पैरा एक्सियल रेज। और बार बार यही बात बोलूंगा मैं कि अगर हम पैरा एक्सियल रेज के लिए बात करें तो एंगल बोलो, इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा बहुत बड़ा, और ये लेस देन 10 डिग्री काउंट होता है। इतना छोटा एंगल अगर हम बनाएंगे तो सोच के देख, अगर एंगल आई बहुत छोटा है तो एंगल आर भी कैसा होगा? अगर एंगल आई और एंगल आर छोटा है तो याद करो, हम लोगों ने याद करी थी कि इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो sin theta is approximately equals to tan theta, और cos theta को हम क्या लिख सकते हैं? 1। देखो I'll tell you, हमने क्या बोला कि एक रेडिकल ट्रायंगल मान लेते हैं भाई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये थीटा, ये हाइपोटेन्यूज। डन है? sin थीटा की वैल्यू बोलो, परपेंडिकुलर बाय tan थीटा की वैल्यू बोलो, मानते हो ना? अगर हम ये एंगल को बहुत छोटा कर दे भाई, बहुत छोटा, अल्फा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लाल वाली लाइन और नीले वाली लाइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी बी और एच किसके बराबर हो गया? ऑलमोस्ट सेम। तो मैं बोल सकता हूं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ध्यान से देख, तो हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच की जगह बी रख दी, तो p बाई बी कौन है? तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया? और साइन 0 1 होता है, 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो वहां 0 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। तो साइन थीटा को थीटा के अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है। और cos 0 क्या होता है? तो उसको हम 1 बोला जा सकता है। नहीं आया समझ में? अभी ये समझ, पहली बात कि कोई भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होके जाएगी? वो किसके लिए वैलिड है? किसके लिए वैलिड नहीं है? और f इक्वल्स टू r/2 किसके लिए वैलिड है? पैरा एक्सियल रेज है, तो एंगल बहुत छोटे
होंगे। अगर बहुत छोटे होंगे और अगर हमें कहीं जरूरत है तो हम साइन थीटा को थीटा और टैन थीटा लिख सकते हैं और कोस थीटा को। बस ये बेसिक आइडिया है जो हमें याद अब हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि व्हाट डू मीन बाय पैराक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। कोई पूछे अच्छी बात नहीं पूछे तो हमें तो पता होना चाहिए कि हम जितनी भी स्टडी करेंगे ना ऑप्टिक्स में किसके लिए, और ये सब प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए, क्योंकि हर कदम कदम पे हम यही बोलेंगे कि वी आर डीलिंग विद पैराक्सियल रेज, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि थीटा बहुत छोटा होने वाला है, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो इतना समझ में आया इसको।